Hello my dear students, so today in this video we are going to discuss about दिल्ली सुल्तान। देखो दिल्ली सुल्तानेट जो चैप्टर है, अब ये हम एनसीईआरटी को रेफरेंस लेके एक तरह से हम लोग जो हैं वो मीडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे भी वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। जो एकेडमिक्स में है, स्कूल में है, जिनको वो हिस्ट्री समझना है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइंस तो खैर चल रहा है अलग, ये हिस्ट्री का सीरीज़ है। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तानेट जो कि अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री की बात करूँ, अभी मैं एंशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एंशिएंट अलग है, वो पहले का है। दिल्ली सुल्तानेट बहुत मेजर चैप्टर है जो एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव की बात करो या स्कूल में, तो खैर ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक है ये। एनसीईआरटी से रेफरेंस लेके आप पढ़ोगे, वो सटीक रहता है, क्वाइट एक्यूरेट रहता है फॉर योर करेंट करिकुलम, ऑब्वियसली फॉर कॉम्पिटिटिव एज वेल। तो देखो दिल्ली सुल्तानेट में सबसे पहला चीज़ जो आता है वो है वाई अबाउट दिल्ली ओनली। हम यहाँ पे दिल्ली के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो था वो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले से। दिल्ली जो था वो इम्पॉर्टेंट सिटी 12वीं सेंचुरी में ही जाके बना। सबसे पहले बात एक चीज़ ध्यान रखोगे, जब भी हम 12वीं सेंचुरी की बात करते हैं ना, तो वो 12वीं सेंचुरी स्टार्ट कब से होता है? 1101 से 1199 तक चलने वाला, या फिर 12 तक कह सकते हो, 1200 तक, इसको हम 12th सेंचुरी कहते हैं। 12th सेंचुरी में एक्चुअली 12 का नाम नहीं आता, नंबर नहीं आता, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो दिल्ली जो है एक इम्पॉर्टेंट सिटी बना 12th सेंचुरी में। जो राजपूत थे, तोमर राजपूत, ठीक है, उनके अंडर में दिल्ली जो है वो पहला कैपिटल बनता है। ठीक है, उनको हराया कौन? इन राजपूतों को हराया कौन? चौहान, जिनको कई जगह किताबों में सॉरी एनी अदर लिटरली सोर्सेस जहाँ पर उनको चाहमनास कहा गया है, वो मैं एक बार यहाँ पे फिर हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, चाहमनास, वो चौहान है। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, बहुत सारे मूवीज़ सीरियल्स भी बन चुके हैं उनके नाम पे। ठीक है, तो तोमर और चौहान के अंडर में ही दिल्ली जो है एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे जैन मर्चेंट्स रहा करते थे जो काफ़ी अमीर थे, और बहुत सारे टेम्पल्स का उन्होंने निर्माण किया, मतलब बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। जैन जानते ही हो, जिन लोग जैन फॉलोअर होते हैं। ठीक है, नाउ transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate। ठीक है, अब दिल्ली कंट्रोलिंग पावर कहाँ से बना? दिल्ली एक ऐसा जगह है जो कंट्रोल करता था बाकी जगहों को, आज भी है। ठीक है ना, आज भी है कि दिल्ली जो है वो पूरे देश को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा पूरा पार्लियामेंट ही वहीं पर है। तो वैसे ही दिल्ली उस टाइम पे कंट्रोलिंग पावर कैसे बना? वो दिल्ली सुल्तानेट के अंदर में बना। ठीक है, अब ये मैप को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें फिरोज शाह, कोटला, जहाँपना, दिल्ली, कुन्हा, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सब चीज़ें, ये सब जगह हैं, ये सब फेमस हुई दिल्ली सुल्तानेट में। ठीक है, ये मैं बताऊंगा जब पढ़ेंगे। तो देखो, रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, पहले तो एक बार इसको ओवरव्यू देख लो शांति से, अच्छे से। राजपूत डायनेस्टी सबसे पहला जो दिल्ली पे राज किया, पहले थे तोमर। ठीक है, अर्ली 12th सेंचुरी, मैंने बताया था कि 12th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1165 तक। अब क्या हो रहा है कि 1165 के पहले और अर्ली 12th सेंचुरी, अर्ली मतलब क्या होगा, 1101 से लेकर 1165 तक। ठीक है, अनंगपाल बहुत बड़े राजा थे, 15 साल इन्होंने रूल किया, 1130 से 1145, देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है। फिर चौहान आए 1165 से लेके 1192, बट 1192 तो इनका एंड हुआ ना, 1165 से लेके 1175 तक तो हम उतने ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं थे। बट 1175 से लेके 1192 में बहुत पावरफुल राजा हुए, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इनके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरीज़ हैं इनके करेज की, वो हम खैर बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। अब क्या है, इसके बाद टर्क, टर्क समझ रहे हो ना, टर्किश रूलर्स, टर्की से रूलर लोग जो है वो इंडिया में इन्वीजन हुआ उनका। एक रूलर थे जिनका नाम था मोहम्मद घुरी। ठीक है, इंडिया क्या था ना कि वेल्थ के मामले में बहुत आगे था, तो सबको अट्रैक्ट करता था।
तो वो आए हुए थे यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल आप लोग नाम देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, तो मैं एक स्टोरी की तरह बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री बस आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने का ही कहानी है। जितना इंटरेस्टिंग बना पाओगे, स्टोरी की तरह समझोगे, अपने भाषा में लिख पाओगे, हिस्ट्री में मज़ा आएगा पढ़ने में। अदरवाइज़ बच्चे तो वैसे भी हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते, वो पहले ही बोलते हैं कि सर बहुत बोरिंग है। तो जब तक आप अपने दिमाग का दरवाज़ा नहीं खोलोगे, हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो बोरिंग ही लगेगा ना। ठीक है, तो नाम देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश दूसरा, रज़िया जो है वो पहली फीमेल रूलर थी इनकी, एक मुस्लिम रूलर कह सकते हैं हम, रज़िया सुल्ताना बेसिकली। फिर गियासुद्दीन बलबन थे, वो अर्ली टर्किश रूलर में इनका भी नाम आता है। पर यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी जिसको उर्दू में कहते हैं, दूसरा नाम ये ममलूक डायनेस्टी। फिर देखो खलजी आते हैं, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, 2019 से देख लो, 1290 से, सॉरी। तो 1206 से लेके 1290 तक तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अर्ली टर्किश रूलर्स ने राज किया। फिर खलजी आए 1290 से 1320, करीबन 30 साल इन्होंने रूल किया। इसमें दोनों चाचा भतीजा रूल किए। जलालुद्दीन खलजी जो थे वो चाचा थे इनके, और अलाउद्दीन महाराज जो थे वो हमारे उनके भतीजे थे। और इनके ऊपर मूवी भी आप देख चुके होंगे रणवीर सिंह का, ठीक है ना, पद्मावत। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तुगलक आए। तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलकों का अपना अलग ही स्टोरी है, वो भी हम कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सैयद आए, उसके बाद खिजर खान एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे उसके बाद लोदी आए। लोदी लास्ट डायनेस्टी था, इसके बाद तो खैर मुगलों का आगमन हो गया। ठीक है ना, वह लोदी। उसके बाद तुम्हारा ये कहते हैं इसको, इब्राहिम लोदी भी थे, पता नहीं यहाँ नाम क्यों नहीं दिया वो उनका, बट वो भी थे। चलो भैया, तो इसके बाद अब दिल्ली सुल्ताननेट के बारे में, या दिल्ली सुल्तान के बारे में हमको पता कैसे चला? हम यहाँ पर बैठ के कहानी तो बना नहीं रहे हैं, हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट स्टोरी, राइट? वी हैव टू मेक इट लाइक ए स्टोरी, बट इट इज़ नॉट स्टोरी, इट्स फैक्ट। ठीक है ना, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना उसको हिस्ट्री में। तो पता कैसे चला? इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, आर्किटेक्चर से, ठीक है, उनसे हमको पता चला दिल्ली सुल्तानेट के बारे में। जैसे द ऑथर्स ऑफ तवारीख वेयर लर्न मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स। तो जब किसी को, अगर हमको पूरा का पूरा तवारीख ही मिल गया, कोई रिटर्न नोट ही मिल गया, तो हमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। ताजमहल इतना बड़ा दिख रहा है हमको आगरा में, बनाया कौन? तो मोन्यूमेंट से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, नोट से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, कॉइन से इन्फॉर्मेशन मिलता है, इंस्क्रिप्शन से इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़ा प्रूफ है। ठीक है, द सर्कल ऑफ जस्टिस, फक्र ई मुदब्बिर wrote in the 13th century that a king cannot survive without soldiers and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from revenue collected. बहुत ही अच्छे से, इंटरेस्टिंग तरीके से कविता की तरह उन्होंने लिखा था। खैर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। अब याद रखो कि जिन लोग तवारीख लिखा करते थे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन के लिए पूरे नोट्स की तरह लिखा करते थे, ठीक है, सभी डिटेल्स रिलेटेड टू दैट सिटीज़, वो ऑब्वियसली सिटी में ही रहेंगे ना, गांव में तो रहेंगे नहीं। ये भी देखो हाईलाइट मैंने किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ाया हुआ है पहले। ठीक है, अब क्या था कि ये सारी चीज़ें जो वो लोग लिखते थे, वो किसी लालच में लिखते थे। कोई क्यों लिखेगा भाई? मैं अगर तुमको बोलूँगा नोट्स मेंटेन करो, 5 पेज लिखो मेरे लिए, क्यों लिखोगे? या तो मैं तुमको मार्क दूंगा तभी लिखो, कुछ तो रीज़न होगा। तो दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। किंग बोलते थे कि मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखना, अच्छा लिख दिए, लो भाई इतने सोने के सिक्के, अदरवाइज क्यों लिखेंगे? ठीक है, these authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. तो ये जो ऑथर थे, ये भाई एडवाइज़र भी थे राजाओं के। वो कहते थे कि हमारा एक आइडियल सोशल ऑर्डर होना चाहिए जो बर्थराइट पे डिपेंड करना चाहिए, जेंडर डिस्टिंक्शंस पे डिपेंड करना चाहिए। तो ये जो है वो डायरेक्ट उन सब चीज़ों के बारे में ही बात करते थे जिन चीज़ों को आजकल हम नकार देते हैं कि नहीं, जन्मसिद्ध अधिकार, मतलब
अमीर आदमी का बेटा बचपन से अमीर है, अमीर आदमी अगर अच्छे पोस्ट में है तो उसका बेटा भी अच्छे पोस्ट में जाएगा। उसको कोई मेहनत नहीं करना है, उसको कोई कंपटीशन नहीं देना, वो जाना ही जाना है। जेंडर डिस्टिंक्शंस, आदमियों को अगर हम ऊपर रखते हैं, हम वुमेंस को, औरतों को उतनी अच्छी सैलरी नहीं देते, उनको काम पे नहीं रखते, उनको हम अलाउ ही नहीं करते टू गो आउटसाइड इन द मार्केट, देन दैट इज़ जेंडर डिस्टिंक्शन। और वहाँ वो सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। और इन्हीं सब सोशल, क्या कहते हैं हम, सोशल प्रिजुडाइज, क्या हम कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स के अंडर में 1236 में इल्तुतमिश जो सुल्तान थे, उनकी बेटी जो मैंने कहा था ना अभी, रज़िया सुल्तान बन गई। ठीक है, उस टाइम पे जो उनके सलाहकार थे मिनाजी सिराज, उनका ये मानना था कि अपने भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड एंड ज़्यादा एबल वो हैं। ठीक है, पर बहुत ऐसे लोग थे जिनको ये बात पच नहीं रहा था ना। नोबडी, मैनी पीपल वी आर देयर हु आर अनेबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट दैट इन स्पाइट ऑफ men living there, a woman is ruling them, right? So that's why she was removed from the throne in 1240। तो उनको बस 4 साल के अंदर रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने का मतलब ये नहीं होता बच्चे लोग कि उनको उठा के बोला गया कि नहीं आप इस सिंहासन में नहीं बैठ सकती, अब घर जाइए, नहीं, बाइज्जत उन्हें मारा गया है। ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपांसन ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, कैसे ये बढ़ता गया, एक छोटा सा टाउन से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा एम्पायर कैसे बन गया। अब देखो क्या है, कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय गैरिसन्स। 30th सेंचुरी में कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय गैरिसन्स। वो हिंटरलैंड को, यानी अपने एरिया से सटे हुए बाहर के एरिया को बहुत ही रेयरली कंट्रोल कर पाते थे। ठीक है, तो यानी उनको मैक्सिमम किन चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, ट्रेड पे, ट्रिब्यूट पे, कोई कुछ दे दिया तो चल गया, चलो भैया, या प्लंडर पे, प्लंडर मतलब ज़बरदस्ती किसी से छीनना वीनना, ये सब चीज़ों पे। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब उस टाइम पे तो फ्रेजाइल कम्युनिकेशन हो जाता था, क्यों, क्योंकि बैड वेदर हो गया, रिबेलियन हो गया, वॉर हो गया, तो इस टाइम पे कंट्रोल करना दूसरे दूसरे जगहों को, इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम फॉर द पीपल और द रूलर्स ऑफ दैट प्लेस। ओके, उस और ऊपर से फिर मंगोलों का इन्वेजन होता था अफगानिस्तान से। ठीक है, मंगोल बहुत ही फेमस तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही इनफेमस है वो लोग, क्योंकि उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को मारा, मंगोल। ठीक है, चंगेज़ खान उसके बहुत ही अगेन वही बात है कि मशहूर तो नहीं है, ठीक है, बदनाम जरूर है, तो बदनाम रूलर रहे हैं चंगेज़ खान। ठीक है, वैसे ही क्या नाम है उनका, एक तैमूर वगैरह। ठीक है, तो आजकल तो लोग नाम भी रख रहे हैं तैमूर, वैसे चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर से कुछ ऐसे गवर्नर थे जो रिबेल्ड किया एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस। सुल्तान थोड़ा कमज़ोर पड़ा तो उसी के चेले गवर्नर्स जो हैं वो आ जाएंगे उसके ऊपर चढ़ने कि भैया आप हटिए, आपसे अब नहीं हो पा रहा है, हम आ जाएंगे अब आपके ऊपर, हम रूल करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को, फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने एरिया को और बढ़ाना, अरे जितना एरिया है उतना नहीं संभल रहा हमसे, हम कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब इश्यूज़ थे उस टाइम पे। पर सॉरी, पर कुछ किंग्स थे जिन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया, जैसे घियासुद्दीन, कहाँ गया भैया, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग, या कुछ किंग्स थे जैसे घियासुद्दीन बलबन, आलाउद्दीन खिलजी या खलजी, कुछ भी बोलो, मोहम्मद तुगलक, इन लोगों को हम कह सकते हैं कि ये कैपेबल थे। तो इन्होंने बढ़ाया दिल्ली सुल्तानेट को, एक एम्पायर के रूप में इन्होंने बढ़ाया।
ठीक है। अब देखो सबसे पहला चीज़ क्या किए वो लोग, जब उन्होंने धीरे धीरे अपना क्या कहते हैं एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट जंगलों को काटा। कहाँ पर, गंगा यमुना दोआब एरिया, जो गंगा यमुना एरिया थी वहाँ पर हंटर गैदरर्स और पैस्चरिस्ट को बोला कि भाई अब यहाँ से पता ना, यहाँ से हट जाओ, ये हमारा एरिया हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे करके कंट्रोलिंग पावर अपना दिखाना शुरू किया उन लोगों ने दूसरों को। ठीक है, वो बोले कि अब इस जगह पे एग्रीकल्चर होगा, कुछ फार्मर्स यहाँ पे फार्मिंग करेंगे, पीजेंट्स वगैरह फार्मर्स को ये जगह दिया गया, ये होगा। अब कब्जा कर रहे हैं तो नए किले बनाना शुरू किए, नए न्यू फोर्ट्रेसेस, टाउन्स विद एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स। ठीक है, सेकेंड एक्सपेंशन कब हुआ, मिलिट्री एक्सपेडिशन स्टार्ट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे राजा है ना, राजा थे जिन्होंने सबसे पहले मिलिट्री, स्टेबल मिलिट्री स्टार्ट किया, स्टैंडिंग मिलिट्री कहते हैं हम उसको, स्टार्ट किया। ठीक है, और वो साउथ भी गए। वो इकलौता ऐसा राजा था उस टाइम पे जिसने साउथ में भेजा था अपने सोल्जर्स को। ठीक है, सुल्तानेट आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लीव्स एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल्स। मैंने कहा था ना प्लंडर करते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि भाई अपने आप को बढ़ाना है तो दूसरों को तो सामान तो लेना पड़ेगा, चाहे प्यार से दें या छीन के। तो एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, स्लीव्स को, इन सबको वो लोग ले गए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को भी डाउट होना चाहिए। मोहम्मद तुगलक का स्टोरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ही कॉमेडी वाला भी है, बट अभी हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट हैज़ मार्च अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कब, मोहम्मद तुगलक के रेन तक, 150 साल बाद तक। ठीक है, सुल्तानेट टैक्सेस कलेक्ट करते थे पीजेंट से और जस्टिस देते थे उसके बदले। ठीक है, सब एरिया देख सकते हो, इन सब जगहों में वो लोग अपना अपना बढ़ाना शुरू किया उन लोगों ने। और ये देखो किस तरह से कुवत अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th century। दिस वाज द कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान। तो सबसे ओल्ड, आज जिसको हम ओल्ड दिल्ली कहते हैं ना, उसको वो लोग कहते थे देहली ई कुन्हा, ओल्ड सिटी। बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू ही ये स्टार्ट हुआ था, बट उसको कंप्लीट किया, एनलार्ज किया इल्तुतमिश ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, और जो मीनार बनना है, जो तुमको दिख रहा है इतना बड़ा कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने मिलकर बनवाया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने कई बार देखा है कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर इस मीनार को कंप्लीट किसने किया। तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इल्तुतमिश में भी, ध्यान रखना। ठीक है, एनसीईआरटी यूपीएससी का भी क्वेश्चन था ये, एक बार मैंने देखा था एक पेपर में। मस्जिद क्या होता है? मस्जिद को अरबिक में, मतलब मॉस्क को अरबिक में मस्जिद कहते हैं, जहाँ पर मुस्लिम लोग प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। तो कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क उसको कहा जाता है जहाँ सब लोग साथ में बैठ के नमाज पढ़ सकें। ठीक है, और इनका जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि जो रेस्पेक्टेड पर्सन होगा, ही विल बी द इमाम फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर। करेक्ट। और ये खुतबा, जिसको फ्राइडे प्रेयर कहते हैं ना, समझ पा रहे हो? ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। ना व्हाट इज़ फ्राइडे प्रेयर? फ्राइडे प्रेयर का मतलब क्या हो गया? जुम्मा के दिन जो प्रेयर होता है उसमें उसको कहते हैं। ओके, दिस मच इज़ कंप्लीटेड। चलो भैया, तो ये सारे जो तुम देख रहे हो ना मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पर देखो
मूत की मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनाया था। ये तुम्हारा है जमाली कमाली का मॉस्क। ये है तुम्हारा बेगमपुरी मॉस्क। तो ये सारी चीज़ें सबसे बड़ा प्रूफ है अबाउट दिल्ली सुल्तानेट। करेक्ट। तो इसका जो क्लोजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, या दैट विल बी बेटर बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रैग द चैप्टर, क्योंकि वैसे ही हिस्ट्री जो है वो जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि लंबा लंबा हिस्ट्री के वीडियोस बना लो कोई देखेगा भी नहीं, फ़ायदा नहीं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो वेयर विल कंप्लीट फ्रॉम हियर अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द खिलजीज एंड तुगलक्स। बाय बाय।